हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं का वर्कशीट नंबर 14 लेकर आया हूँ। ये राजनीतिक विज्ञान का है और इसमें हम लोग सत्ता में साझेदारी के चैप्टर को आगे लेकर बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पीछे के वर्कशीट में सत्ता में साझेदारी की बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। जो नए हैं वे हमारे पीछे के वर्कशीट 13 और 12 को देखें, जिसमें सत्ता में साझेदारी बहुत अच्छे ढंग से समझाई गई है। तो इसी चैप्टर को आगे देखते हुए इस वर्कशीट में अब देखते हैं कि आगे हमें क्या देखना है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे कि आप भारत के मैप को देखेंगे तो उसके दक्षिणी हिस्से में आप देख लीजिए, ये भारत है, ये है हमारा प्यारा भारत, और इस हमारे भारत के दक्षिणी हिस्से में ये जो छोटा सा एक द्वीप जैसा देश दिख रहा है, ये श्रीलंका है। ठीक, तो दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी 2 करोड़ है। श्रीलंका की आबादी कितनी है? 2 करोड़ है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानना कि दक्षिण एशिया किस क्षेत्र को कहते हैं। तो विश्व के मानचित्र पर हम लोग देखते हैं कि दक्षिण एशिया किसे कहते हैं। आप देखिए, ये जो क्षेत्र है, यहाँ से ऐसे ये एशिया का भाग है, यहाँ से इतना ये पूरा एशिया का भाग है। और एशिया के भाग में ये देखिए, एशिया का ये उत्तर वाला भाग हो गया, ये एशिया का पूरा वाला भाग हो गया, ये पश्चिम एशिया हो गया, और ये सारा हो गया दक्षिण एशिया। समझ में आया? ये जो भाग है, इसमें भारत है, श्रीलंका है, आप देख रहे हैं म्यांमार है, ठीक ना, इसमें पाकिस्तान आ जाएगा। तो इस तरह से ये सब जो देश आएंगे यहाँ पर, ये दक्षिण एशिया का भाग हो गया। तो अब देखते हैं कि श्रीलंका भी इसी दक्षिण एशिया के भाग में यहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं उसमें विभिन्न तरह की जातियां रहती हैं। जैसे हमारे देश भारत में भी कई जातियों के लोग रहते हैं, तो उसी तरह श्रीलंका में भी बहुत सारे जातियों के लोग रहते हैं। और उन जातियों को हम लोग ऐसे परसेंटेज में देखेंगे ग्राफ के हिसाब से कि कौन सी जाति का वहाँ कितना प्रतिशत जनसंख्या है। इसमें दिया हुआ है कि वहाँ एक सिंहली जाति है, और सिंहली जाति की सबसे अधिक जनसंख्या 74% है। और उसके बाद श्रीलंकन तमिल है। वहाँ पर तमिल 2 हैं, एक इंडियन तमिल है और दूसरा श्रीलंकन तमिल है। तो सिंहली के बाद की जो जनसंख्या वो श्रीलंकन तमिल की है, वो 11.1% है, और इंडियन तमिल 1.2% हैं, और वहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या 9.3% है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर में सिंहली लोग हैं, और उसके बाद श्रीलंकन तमिल हैं, और सबसे कम संख्या में इंडियन तमिल हैं। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। कह रहा 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। और भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 में। मतलब हमसे 1 साल बाद ये स्वतंत्र बना। और सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। वहाँ पर सिंहलियों की जनसंख्या ज़्यादा थी, तो ये निश्चित है कि सिंहली लोग शासन में जब वोटिंग से भी जाएंगे, लोकतांत्रिक पद्धति भी अपनाई जाएगी, तो सिंहलियों का ही चुनाव ज़्यादा होगा। तो उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, तो उन लोगों ने बहुसंख्या के बल पर, मतलब उनकी जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से शासन पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। मतलब चारों तरफ सिंहली ही शासन में स्थापित हो गए, चुनाव जीतते गए और वो शासन पर अधिकार जमाते गए। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप में, लोकतांत्रिक जानते हैं जहाँ लोकतंत्र हो, लोगों का शासन हो, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। मतलब कि वहाँ सिंहली समुदाय ही मुख्य रहे, इसलिए वहाँ की सरकार ने बहुसंख्य परस्ती, मतलब कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उसका ही धाक वहाँ रहेगा। तो सिंहलियों की संख्या ज़्यादा है तो सिंहलियों की धाक वहाँ चलेगी के तहत कई कदम उठाए। और वो कदम क्या उठाए? 1956 में उन्होंने कानून बनाया।
श्रीलंका में 1956 में कानून बना करके कुछ कदम उठाए गए जो पूरी तरह से सिंहलियों के पक्ष में ही थे और बाकी सबको उन्होंने कोई अधिकार नहीं दिया। तो उस कदम के तहत पहला कदम ये उठाया गया कि सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। वहाँ तमिल भाषी जो लोग थे उन लोगों की भाषा को उपेक्षित करके वहाँ सिंहली भाषी लोगों की जो भाषा सिंहली थी इसी को राजभाषा बना दिया गया। दूसरा काम किया गया कि सिंहली लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, इसलिए बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया और इसको राजधर्म बना दिया गया। इस तरह से तमिल लोगों की यहाँ भी उपेक्षा हुई और विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषी लोगों को प्राथमिकता दी गई। यहाँ भी तमिलों को कोई स्थान नहीं मिला, जिससे कि तमिलों को ऐसा लगा कि वो अपने ही देश में बेगाने हो गए हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने दो समुदायों के मध्य मतलब सिंहलियों और तमिल के मध्य आपसी मनमुटाव को बढ़ावा दिया, जिसकी परिणति मतलब जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका में गृह युद्ध के रूप में हुई। मतलब जिसकी परिणति श्रीलंका में गृह युद्ध के रूप में हुई। श्रीलंका में गृह युद्ध फैल गया और तमिल और लिट्टे की जो लड़ाई थी जो आज से 10 साल पहले वहाँ चलती थी वो इसी का परिणाम थी। तो हम लोग इसमें जो दो क्लिष्ट शब्द आए हैं उनको देखते हैं। गृह युद्ध आया है। ये गृह युद्ध क्या है? करा किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। जैसे कहीं कहीं किसी देश में सरकार के विरुद्ध में कुछ स्पेशल व्यक्ति जैसे कि श्रीलंका में तमिल ही हो गए, तो ये लोग सरकार का ही विरोध करते हैं और उस विरोध में हिंसक लड़ाई करते हैं, तो उसको हम लोग गृह युद्ध कहते हैं। और दूसरा शब्द है बहुसंख्यकवाद, मतलब कि जिनकी संख्या ज़्यादा होगी उनका वर्चस्व रहेगा। कह रहा है कि यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, किसी समुदाय की संख्या देश में ज़्यादा है, तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय मतलब जिनकी संख्या कम होगी। तो यहाँ देखिए अल्पसंख्यक कौन है? इंडियन तमिल अल्पसंख्यक है और मुस्लिम भी श्रीलंका में अल्पसंख्यक है। तो जब बहुसंख्यक सिंहली हैं तो ये लोग क्या काम करेंगे कि शासन उसी ढंग से चलाएंगे कि सारे फायदे सिंहलियों को ही मिले, जैसे कि 1956 में उन्होंने कानून के द्वारा ऐसा प्रतिस्थापित किया था। तो वही कह रहा है कि इनके देश का शासन ऐसा कर सकते हैं कि इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकते हैं, अल्पसंख्यक समुदायों की उपेक्षा कर सकते हैं। तो ये दो शब्द हमने सीखा, गृह युद्ध और दूसरा बहुसंख्यकवाद। इसमें मेन पॉइंट है 1956 में कानून द्वारा उठाए गए कदम, जिसके तहत कि सिंहलियों को श्रीलंका में ज़्यादा प्रश्रय दिया गया और बाकी सारे लोगों को वहाँ उपेक्षित नज़र से देखा गया। श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में और श्रीलंका में जो जनसंख्या प्रतिशत है वह इस प्रकार है। सिंहली 74%, श्रीलंका तमिल 11.1% और इंडियन तमिल 1.2% और मुस्लिम 9.3%। इस तरह से आपके वर्कशीट में ये जो सत्ता में साझेदारी की बात श्रीलंका तक पहुंची है तो ये समाप्त हुआ। और अब आते हैं इनके प्रश्नों पर। तो इनके प्रश्नों को हम एक एक करके देखते हैं और उसके उत्तर को हल करते चलते। इसमें पहला प्रश्न है, श्रीलंका में तमिलों को बेगानपन क्यों महसूस होने लगा? इसका उत्तर है उत्तर नंबर 1, श्रीलंका में सिंहली भाषी लोगों की संख्या अधिक होने से सत्ता में उनकी पकड़ मजबूत है। वो लोग सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिए तथा सिंहली लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने लगे, जिससे तमिलों की उपेक्षा होने लगी और तमिलों को बेगानापन महसूस होने लगा। तो इस तरह से ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, बहुसंख्यकवाद क्या है? यह किसी देश को कैसे हानि पहुंचाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ हमने बहुसंख्यकवाद देखा है। अब उत्तर देखते हैं कैसे लिखेंगे इसका उत्तर दूसरे प्रश्न का। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है, अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इससे उस देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हो गया। और तीसरा प्रश्न है, यहाँ पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं
यदि आपको श्रीलंका में शांति बहाली के कुछ उपाय सुझाने होते तो आप क्या सुझाव देते। तो देखिए कुछ उपाय हमने लिखे हैं, आप भी उसको लिख सकते हैं। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है, श्रीलंका में शांति बहाली का सबसे अच्छा उपाय होगा कि वहाँ पर सभी समुदाय के लोगों को उनके संख्या के अनुपात में सुविधा प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। अगर जरूरत पड़े तो अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ भी दिया जाना चाहिए, जिससे श्रीलंका के किसी भी समुदाय को बेगानेपन का एहसास न हो। तो इस तरह से आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। आप तीनों प्रश्न के उत्तर देख लीजिए और इसको आप अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। तो ये आपका वर्कशीट नंबर 14 था। आगे नेक्स्ट डे आपके वर्कशीट नंबर 15 भी आएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।